हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय 4 रघुवीर सहाय को। रघुवीर सहाय की जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसकी व्याख्या से पहले हम थोड़ा कवि परिचय और जो कविता परिचय है वो देखते हैं। तो रघुवीर सहाय, इनका जो जन्म है वो 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक कब छपा था? 1951 के अंदर। तो उसके कवि रहे, अर्थात अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के कवियों में इनको स्थान मिला। और उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो काव्य संग्रह हैं, काव्य संकलन हैं, तो उनके हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो ये इनके 3 काव्य संग्रह हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इनको सम्मान मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान इनको मिल चुका था। और 1990 के अंदर दिल्ली में इनका निधन हो गया। 1929 में इनका जन्म और 1990 में इनका निधन। कहा है, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। मतलब कवि को संतोष है कि अगर मेरे कहने से, अर्थात मेरे आवाज उठाने से कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ बदलाव भी नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे हृदय में ये संतोष तो रहेगा कि मैं कायर नहीं हूं, अर्थात मैंने परिस्थितियों का मुकाबला किया है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। नागर चेहरा मतलब नागरिक भावनाओं वाले, या जो उनकी जो बोलचाल है उसमें नागरिक नगरीय सभ्यता हमें दिखाई देती है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार की बेलोस जिस जगह के इन्होंने कविता लिखी है, जिस चीज को विषय वस्तु बनाया, वैसे ही उन्होंने भाषा को काम में लिया है। तो जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनमें नहीं के बराबर है, कि जो जातीय व्यक्तिक स्मृतियां हैं कि उनमें उन्होंने तटस्थ भाव से लिखा है, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास, व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पढ़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, अर्थात उन्होंने छंदों को भी सही तरीके से काम में लिया है, और ये उनकी कविताओं की विशेषताएं हैं। फिर आगे है कि इनकी जो रामदास नाम की जो कविता है, रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो इनकी एक जो श्रेष्ठ कविता है रामदास, वो इनकी अच्छी कविताओं में है। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये इनके काव्य संग्रह हैं, ये हमने पहले जान लिया है। तो अब हम जानते हैं कविता का परिचय। कैमरे में बंद अपाहिज, इस अध्याय के अंदर जो हम पढ़ेंगे कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, और ये कहाँ से ली गई है? लोग भूल गए हैं संग्रह से। कहाँ से ली गई है? लोग भूल गए संग्रह से। अब इसमें दिया क्या है, देखिए। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका सपाट वर्णन कवि ने किया है। कि आज आप देखते हो ना, न्यूज चैनल के ऊपर मीडिया, जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, वो मीडिया किस तरह के जो समाचार हैं, संवाद हैं, वो हमारे लिए प्रस्तुत करता है कि मानवीय जो भावनाएं हैं, मानवीय जो है, इंसानियत है, उस चीज को भूलकर और केवल अपनी व्यावसायिकता और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग किस तरह से बेदर्द हो जाते हैं हर प्रकार की परिस्थितियों से, कि इनको केवल अपनी टीआरपी और अपनी जो व्यावसायिकता है, उस पैसे से मतलब है, धन से मतलब है कि किसी को क्या नुकसान होगा उनके द्वारा इस तरह के जो समाचार हैं वो प्रस्तुत करने से, लोगों की भावनाओं पर किस तरह से ठेस पहुंचेगी, इन चीज़ों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं रहा है। केवल अपने फायदे के लिए ये दूसरे लोगों की जो मानवीय भावनाएं हैं, उनका दर्द है, उस दर्द से किस तरह खिलवाड़ करते हैं, ये हमें इस कविता के अंदर बताया गया है। ठीक है।
तो अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। कौन बेचते हैं? ये मीडिया वाले, या ये समाचार चैनल वाले, ये न्यूज चैनल वाले, जो लोगों के दुख दर्द को और यातना वेदना में भी अपना क्या कर लेते हैं, वो धन कमाने का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो ये हम इसके अंदर देखेंगे कि जो किस तरह से लोग दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, कि लोगों के लिए भाई अच्छा करने के लिए, कि देखिए हमने इनके प्रति इस तरह का दया भाव रखा है, हमने इनको इतना महत्व दिया है, लेकिन वही जो समाचार है जो ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वो अपने अंत के अंदर किस तरह से क्रूर बन जाता है, उन लोगों के लिए एक त्रासदी साबित होता है, वो हम इस कविता के अंदर देखेंगे। तो कविता का जो शीर्षक है वो है कैमरे में बंद अपाहिज। चलिए पढ़ते हैं अपन इसको। कैमरे में बंद अपाहिज। कवि कह रहा है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कौन कह रहे हैं? ये न्यूज चैनल वाले, कि जो समाचार देने वाले हैं या लोगों तक समाचार पहुंचाने वाले हैं, दूरदर्शन के जो संपादक हैं, एडिटर हैं और जो संवाददाता हैं, वो लोग कहते हैं कि हम कहाँ बोलेंगे? हम दूरदर्शन पर, कि जो टीवी के जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके ऊपर हम बोलेंगे। देखिए अगर हमें यहाँ व्याख्या करनी तो किस तरह से करेंगे शुरू? व्याख्या शुरू करनी हो तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रसंग। क्या लिखते हैं? प्रसंग। ये शब्द लिखेंगे और फिर इसके आगे शुरू करेंगे। ठीक है। प्रसंग लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय रघुवीर सहाय से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है। फिर यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, या कहें कवि रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। इतना कर देंगे। फिर अपन एक लाइन और भी लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? जो व्याख्या करवाई जा रही है। नीचे का जैसे मान लो ये पद हो तो इस पद की जैसे व्याख्या करवानी हो तो इसकी भी एक पंक्ति जोड़ देंगे कि प्रस्तुत पद में जो अपाहिज लोग हैं उनका, जो मीडिया वाले हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, वो उनकी भावनाओं से किस तरह खिलवाड़ करते हैं वो इस पद के अंदर दर्शाया गया है। ठीक है। ये तो हो गया प्रसंग। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या लिखकर और उसके आगे हम व्याख्या शुरू करेंगे। वो अब व्याख्या अपन शुरू कर ही रहे हैं कि कवि कहता है कि जो न्यूज चैनल वाले हैं और जो संपादक मीडिया के जो संवाददाता वगैरह हैं, तो वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं? वो अपने आप को समर्थ और सर्वशक्तिमान समझते हैं कि हमसे ज़्यादा ताकतवर तो कुछ है ही नहीं, कि हम ही दुनिया को उथल पुथल कर सकते हैं, हम किसी को बना सकते हैं, किसी को बिगाड़ सकते हैं। फिर अब क्या कर रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे, जो एक बहुत गरीब है, दुर्बल है, कमज़ोर है, और कहाँ लाएंगे? एक बंद कमरे में, कि जो न्यूज़ चैनल का जो कमरा है मीडिया का, तो वहाँ हम लाएंगे, एक बंद कमरे में उसको लेकर आएंगे। किसको लाएंगे? एक दुर्बल को। यह वो बता रहा है कि देखिए आज हम अपने जो न्यूज़ है वो किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, तो हम समर्थ शक्तिमान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे? आज तो हम एक जो दुर्बल व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, उसको हमारा जो न्यूज़ चैनल का जो न्यूज़ मीडिया हाउस है एक तरह से, तो वहाँ हम उसको लाएंगे जहाँ से हम समाचार प्रसारित कर रहे हैं, और क्या करेंगे? उसको लाकर उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? कि आप क्या अपाहिज हैं? क्या पूछेंगे उससे? कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? कह रहा है कि आप अपाहिज हैं क्या? मतलब सामने वाला दिख रहा है, अर्थात जो समाचार पूछने वाला है, पहुंचाने वाला है, या जो इंटरव्यू साक्षात्कार लेने वाला है, किसका साक्षात्कार ले रहा है? वो एक गरीब, दुर्बल और अपाहिज का। तो साक्षात्कारकर्ता उससे पूछता है क्या आप अपाहिज हैं? अर्थात उसके जैसे आंखें हैं ही नहीं, खुद तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, और सामने वाले से पूछता है कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? मानो वो व्यक्ति जानबूझकर अपाहिज हुआ है, इस तरह से पूछ रहे हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? अर्थात जैसे उसको सामने वाले को अपने कारण का पता हो कि मैं भाई इस कारण से अपाहिज हूँ, कि मेरे को अपाहिज होने में ये फायदा है। फिर क्या कहते हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? क्या कह रहा है? आपका अपाहिजपन, क्या आप अपाहिज हैं, विकलांग हैं, तो इस कारण से आप तो दुखी होते होंगे, आपको पीड़ा होती होगी, दर्द होता होगा।
देता है कि नहीं देता है, या आप खुश तो नहीं है कि अपाहिज होने से। फिर क्या कहता है कैमरे वाले से, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कि इसको बड़ा बड़ा दिखाओ। यहाँ जो इसका जो अपाहिज अंग है, जैसे आँख है, कान है या पैर है, जो भी इसका अपाहिज अंग है, उस अपाहिज को दिखाओ, उसकी विकलांगता को क्या करो, लोगों को दिखाओ, दिख ही नहीं रहा है। फिर पूछता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। दुख तो अगले का क्या था, अपाहिज बना, कि वो विकलांग है और पहले से दुखी है, और उस दुखी को और दोबारा से पूछ रहा है कि आपका दुख क्या है। जैसे मान लो किसी का अपना मर जाए और फिर उसे जाकर पूछा जाए तो हाँ वो क्यों मरा, तो क्या वो मरने से आपको खुशी हुई है। इस तरह की बातें लोग यहाँ पे कर रहे हैं। भाई अगर किसी के घर जाकर तो कहा जाए कि जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो जाए और उससे कहा जाए, पूछा जाए कि भाई आपको मर गया ना, आपका आपका पति मर गया, बेटा मर गया, जो कोई भी है, तो आपको इससे खुशी हुई है दुख हुआ है, तो वहाँ तो क्या मिले, लठ मिले वहाँ तो। लेकिन यहाँ बेचारा उन सब के बीच में फंसा हुआ हो अपाहिज, तो उनको कुछ कह भी नहीं सकता है, और इस कारण से वो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं एक तरह से। तो कह रहा है कि जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। क्या दुख बताए, पहले से दुखी है, सबको साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये विकलांग है और विकलांगता ही इसका दुख है। लेकिन जो समाचार वाला है वो उसके मुंह से सुनना चाहता है कि आपको जो दुख है, आपको जो पीड़ा है, वो पीड़ा आप बताइए। सोचिए कि चलो बता नहीं पाया है, तो आप क्या करो, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, या कैसा लगता है, कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। मतलब अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा, यानी कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, मुंह को करके या हाथों को करके से बताएंगे क्या ऐसा लगता है कि आप अपाहिज होकर दुखी हो, मतलब आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है, या फिर नहीं आती है, या फिर आप आनंदित हो अपाहिज होकर। इस तरह के मूर्खतापूर्ण सवाल वो लोग करते हैं। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, कि वो खुद तो बता नहीं पाएगा, तो उसको इशारा करके बताएंगे कि कम से कम वो हमारा इशारा देखकर और वो भी ऐसा ही इशारा करे। सोचिए, बताइए। चलो आप अभी तक भी नहीं सोच पाए तो चलो दोबारा सोचिए और दोबारा बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे, यह अवसर खो देंगे, मतलब आपको टीवी पर इतने लोग देख रहे हैं, तो यहाँ आपको बताने का भरपूर मौका है। अपना जो विकलांगता है उसका दिखावा करने का आपके पास बहुत बड़ा मौका है। तो क्या आप उस मौके को यूं ही जाने देंगे, ऐसे ही खो देंगे। इस तरह की भावना उन लोगों की रहती है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, कि बार बार पूछेंगे। जैसे किसी छोटे बच्चे को कहा जाए ना, तो थोड़ा सा रुआंसा हो जाए, गिर जाए, पड़ जाए, और उससे कहा है हाँ ये तो रोने लग गया, ये तो रोने लग गया, ये तो रोने लग गया, तो बच्चा बेचारा सचमुच रोने लग जाता है। यहाँ यही लोग उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं, उस विकलांग व्यक्ति के साथ में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये रोएगा तभी लोग जो चैनल को है वो ज़्यादा देखेंगे, देखो किस तरह का बेचारा दुखी है। तो हम पूछ पूछ कर क्या कर देंगे उसको, अगर वो रो भी नहीं रहा है तो रुला देंगे, अर्थात वो दुखी नहीं है तो उसको और अधिक दुखी हमें कर देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, कि आप भी करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वास्तव में ये प्रश्न है, क्योंकि वो उसको तब तक कोशिश करते हैं। जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल वाले, कि जब 2-4 लोगों को बुला लेते हैं और वहाँ फिर उनसे बहस शुरू करते हैं, तो इतनी कोशिश करते हैं कि वो लड़ने लग जाएं, हाथापाई उनके अंदर हो जाए, तो बड़ा मज़ा आ जाए। इसका मतलब आज का जो हमारा जो साक्षात्कार है, या जो आज का जो समाचार हमने प्रस्तुत किया, वो सफल हो गया। ये अपनी सफलता का पैमाना उस चीज़ को मानते हैं। यहाँ भी कि अगर वो विकलांग व्यक्ति आया है और अगर वो रोया नहीं है, तो इसका मतलब उनका जो साक्षात्कार था आज का, वो सफल नहीं हुआ। इस तरह की भावना इन लोगों की रहती है। अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यावसायिकता के लिए उन्हें केवल धन से और अपने जो व्यावसायिकता पैसा है उससे मतलब है, सामने वाले की भावनाओं से उनको कोई मतलब नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। अब हम कैमरे के सामने और पर्दे पर इसको दिखाएंगे, टीवी पर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, क्योंकि बेचारे को रुला रुला के उसको रोने वाला तो कर ही दिया, तो उसकी जो आंख है वो आंख भरी हुई है, उसके अंदर आंसू है, तो और कुछ नहीं दिखाएंगे। अब उसकी आंखों को दिखाएंगे कि देखो कैसे रो रहा है, बहुत दुखी है बेचारा, बहुत बड़ी तस्वीर। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, क्योंकि वो व्यक्त नहीं कर पाया, कह नहीं पाया, तो वो केवल कसमसाहट ही रहेगी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आशा है कि हमें तो उम्मीद ये है कि आप
ये मानेंगे कि भाई ये विकलांग है ना, इस कारण से बेबस है। लेकिन वो बेबस कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ उन समाचार पूछ देने वालों ने, जो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार लेने वाला है, उसने व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया कि न तो वो कुछ बोल सकता है और वो दुखी है। लेकिन यहाँ हमें कहा जा रहा है कि आप तो उसकी जो कसमसाहट है, दुख है, उसका कारण क्या मानो? उसकी अपंगता को मानो। लेकिन जो साक्षात्कार करता है उसको बार बार कुरेद कर उसे और अधिक दुखी कर रहा है। चलिए एक और कोशिश, क्योंकि अभी रोया नहीं ना। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं कि आप चिंता मत कीजिए। दर्शक से कह रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों एक संग रुलाने की। ये तो रोएगा ही रोएगा और इसके दुख को देखकर आप भी रोओगे, तभी हमें मजा आएगा, तभी हमें लगेगा कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है। लेकिन हुआ क्या? आप वह और दोनों, आप और वह दोनों क्या करेंगे? दोनों रोएंगे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब ये क्या करते हैं? पीछे की आवाज़ें हैं या उनकी भावनाएं हैं। भाई नहीं रोया, आज अपने इसको लेके आए लेकिन ये रोया नहीं, और ये नहीं रोया तो सामने वाले जो दर्शक हैं वो भी नहीं रो पाए। लेकिन अब केवल इतना ही क्यों? क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, हमें किसी और को भी तो रुलाना है। अब मुस्कुराएंगे हम। अर्थात यहाँ न तो विकलांग व्यक्ति की भावनाओं से मतलब है और न ही हमसे मतलब है। उसे मतलब है कि किस तरह से हमारे चैनल को और अधिक लोग देखें। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं थे, क्या कहेंगे फिर? अब आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी कसर रह गई। मन ही मन में सोचेगा वो, क्या सोचेगा? बस थोड़ी ही कसर रह गई। क्या कसर रह गई थी? कि आप और जो विकलांग व्यक्ति था, अपाहिज था, वो दोनों रोए नहीं। हमने तो खूब करे था रुलाने के लिए कोशिश हमने खूब की उसको दुखी करने की, लेकिन वो रोया नहीं। धन्यवाद। तो इतना कहकर धन्यवाद और उनका कार्य समाप्त। उन्हें उस विकलांग व्यक्ति के न भूत से कोई मतलब है, न कोई भविष्य से मतलब है। उन्हें मतलब था अपने चैनल से। तो ये था कैमरे में बंद अपाहिज। हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनको देख लेते हैं। कह रहा है कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, इसकी आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? तो हमारी समझ से ये है कि ये जो बातें हैं जो कही नहीं गई हैं, लेकिन वो कटु सत्य हैं, कि कविता के अंदर उनको कहा नहीं गया है, लेकिन वास्तविकता उन न कही गई बातें जो हैं कोष्ठक में जो रखी गई हैं वही वास्तविकता है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए कि क्रूरता की कविता है। यहाँ जो मानवीय भावनाएं हैं उनकी कोई कद्र नहीं की जा रही है। जो बेबस लाचार विकलांग लोग हैं उनको अपनी व्यावसायिकता के लिए जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, समाचार वाले हैं, किस तरह से बलि चढ़ा देते हैं, इस बात को ही या इस चीज़ को ही इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है कि जो न्यूज़ है या जो समाचार है या जो मीडिया है उसे आज मानवीय भावनाओं से, इंसानियत से कोई मतलब नहीं रहा। ये लोग वही खबरें छापते हैं जिनसे इन्हें फायदा है। कौन सा फायदा? आर्थिक फायदा। कि ये लोग भी अर्थ के लिए काम करने लगे हैं, मानवता के लिए इनका कोई मतलब नहीं रहा। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? कवि ने व्यंग्य किया है कि जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, संवाददाता, संपादक, साक्षात्कारकर्ता, तो ये लोग अपने आप को और क्या समझते हैं? हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? तो कवि हमें बताता है कि भाई जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, समाचार वाले हैं, साक्षात्कारकर्ता जो लोग हैं, वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझते हैं और पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उनके अनुसार उन्हीं की शक्ति से हो रहा है या उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। और करेंगे क्या? वो हम एक दुर्बल को लाएंगे, कि जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको लाएंगे और उसको आपको दिखाएंगे कि हम उसको किस तरह से काम में ले सकते हैं या उसकी जो दुर्बलता है उसका फ़ायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं। अर्थात स्वयं को शक्तिमान समझने वाले जो लोग हैं वो एक दुर्बल व्यक्ति का सहारा लेते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति को दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? तो प्रश्नकर्ता का जो साक्षात्कार है वो एक तरह से सफल हो जाएगा कि उसका जो लक्ष्य था अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कि मैंने लोगों की जो भावनाएं हैं उनको उद्वेलित कर दिया है, ये कहना चाहता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? घोर व्यावसायिकता।
तो कवि कहता है कि ये इन लोगों के लिए घोर व्यावसायिकता का युग है। इनके लिए व्यक्ति की कीमत नहीं है, इनके लिए केवल पैसे ही कीमती हैं। पर्दे पर जो समय है, टीवी पर जो समय है, वो अधिक कीमती है मनुष्य की भावनाओं के बजाय। धन्यवाद।